हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू एक्सलेंसी आईएएस। दोस्तों, कल हमने जैनिज़्म पढ़ा था, आज हम बुद्धिज़्म पढ़ेंगे। दोस्तों, कल के लेक्चर में मैंने आपको महावीर जैन के बारे में बताया था, साथ ही मैंने 24 तीर्थंकर जैन में हुए थे उनके बारे में चर्चा की थी, और साथ ही मैंने आपको जैनिज़्म के 2 सेक्ट के बारे में बताया था। दोस्तों, लास्ट में मैंने आपको एक चीज़ मुझे बताना है, वो है संलेखना। दोस्तों, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल फिलहाल में ये चर्चा में था। आखिर संलेखना है क्या? दोस्तों, ये एक प्रैक्टिस है। इसमें लोग क्या करते हैं कि फास्टिंग करते हैं और इस दौरान अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। तो इसी पर एक बहस छिड़ा था कि क्या ये संविधान के अनुरूप है, अर्थात जो हमारा आर्टिकल 21 है वो हमें जीने का अधिकार देता है। दोस्तों, कुछ साल पहले इस पर पहले भी बहस छिड़ा था, तब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था। बाद में इस बैन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही हटा दिया गया था। तो आप बस अब ध्यान में रखेंगे कि जब भी ये वर्ड संलेखना आता है तो आप ध्यान रखेंगे कि ये वर्ड जैन से रिलेटेड है, जैनिज़्म से रिलेटेड है। ठीक है, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और बौद्धिज़्म देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बौद्धिज़्म जो है, जिसको बौद्ध धर्म कहते हैं, इसके फाउंडर हैं गौतम बुद्धा। बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा गया है और तथागत भी कहा जाता है। इनका जन्म लुम्बिनी में, जो कि वर्तमान नेपाल का पार्ट है, 1563 BC में हुआ था और उस समय इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। इनके पिता सुद्धोधन थे, जो कि एक क्षत्रिय क्लैन के थे। मैंने आपको जब महाजनपदाज पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो शाक्य कुल के रिपब्लिक के थे, उसी के अंदर ये क्षत्रिय क्लैन आता है और इसी से शुद्धोधन, जो कि वहाँ के किंग थे, इनकी इनकी माता का नाम क्वीन माया था। और जब ये छोटे थे तभी इनकी माता का देहांत हो जाता है और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और बेटे का नाम राहुल है। अब आगे देखते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में ये अपना घर का त्याग कर देते हैं और घर त्याग करने के दौरान ये कंथक नामक घोड़े और इसका जो सारथी है चैरेटियोर, जिनका नाम है चन्ना, तो आप इस दोनों को याद रखेंगे, कंथक घोड़ा और सारथी चन्ना। इसके साथ वो घर का परित्याग कर देते हैं। फिर एट द एज ऑफ 35, अर्थात 6 वर्षों के बाद इनको इनलाइटमेंट मिलता है और ये इनलाइटमेंट उनको पीपल ट्री के नीचे मिलता है, जो कि बोधगया में स्थित था। और इसी के बाद सिद्धार्थ बुद्धा कहलाते हैं और ये भी वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था। तो यहाँ से आपके पास 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ जाता है कि 35 वर्ष की अवस्था में इनको इनलाइटमेंट मिलता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन मिलता है, पीपल ट्री के नीचे मिलता है और वो बोधगया में स्थित था। इनलाइटमेंट का मतलब होता है इनको सुप्रीम नॉलेज का एहसास यहीं पे होता है, जो कि बुद्धिज़्म में निर्वाणा कहलाता है। He gave his first sermon to his 5 companions at the Deer Park near वाराणसी। देखिए, सारनाथ में वो अपना पहला उपदेश देते हैं अपने 5 कंपेनियन को। ठीक है,
और इसी को धम्मा चक्र परिवर्तन कहा जाता है। देखिए, धम्मा चक्र परिवर्तन का मतलब होता है टर्निंग द व्हील ऑफ लव, अर्थात यहीं से जो व्हील है उसका घूमना स्टार्ट हो गया, यानी अब वो कंटिन्यू उपदेश देने का काम आगे भी करेंगे। बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण, ये जो महापरिनिर्वाण है इसका मतलब हुआ कि बुद्धा ने अपना शरीर का त्याग कर दिया। कुशीनगर में मल महाजनपद में एट द एज ऑफ 80 एट 483 BC में। ठीक है दोस्तों, हम इसको समराइज़ कर लेते हैं। मैंने नीचे समराइज़ कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, इसको देखेंगे। देखिए, उनका जन्म होता है, मैंने आपको बताया लुम्बिनी में उनका जन्म होता है, और जन्म के समय जो सिंबल था वो लोटस। महाविनिष्कर्मण का मतलब होता है रिनंसिएशन, अर्थात परित्याग। इसका सिंबल था हॉर्स। निर्वाणा मैंने आपको बताया इनलाइटमेंट। और इसका सिंबल बोधि ट्री, क्योंकि इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इसको बोधि ट्री भी कहते हैं, और ये बोध गया में अवस्थित था। धम्म चक्र परिवर्तन अर्थात फर्स्ट सरमन। और इन्होंने सारनाथ में दिया था, जो कि वर्तमान में वाराणसी का हिस्सा है, और इसका सिंबल व्हील अर्थात चक्र, पहिया। महापरिनिर्वाण मतलब इन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। और इस समय जो सिंबल था इसका वो है स्तूप, और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, जो कि देवरिया यूपी के पास। ठीक है, तो ये जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है इसको मैंने एक साथ कर दिया, इसको याद रखेंगे बिकॉज इसमें सिंबल्स भी पूछता है और प्लेसेस भी पूछता है। आगे देखते हैं दोस्तों, बुद्ध से जुड़े हुए जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनमें से कुछ 8 प्लेसेस हैं जिनको मैंने लिख रखा है, और इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लुम्बिनी के बारे में आपको पता है कि यहाँ पे उनका जन्म होता है। वैशाली मैंने आपको बताया कि इनके पिता का जो साम्राज्य था, क्लैन था, वो वैशाली के आसपास का क्षेत्र ही था। और राजगिरा आपको पता है उस समय मगध की राजधानी थी, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। श्रावस्ती मैंने जब आपको महाजनपद पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि कौशला की राजधानी श्रावस्ती थी, जो कि वर्तमान में अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है। दोस्त, यहाँ पर क्या होता है कि जो मॉन्क होते हैं वो बुद्धा के अथॉरिटी पे संदेह करते हैं। तब बुद्धा क्या होता है कि आसमान में उछलते हैं, और जब उछलते हैं तो उसी दौरान उनके शरीर के चारों ओर रेज उत्पन्न होता है। उसी को ट्विन मिरेकल कहा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट प्लेस है, वो है समक्षा या सनकिसा। यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको इनलाइटमेंट मिलता है तो वो इनलाइटमेंट आपको अपने माता पिता को भी देना होता है। चूँकि इनकी माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, तो ये इनलाइटमेंट देने के लिए स्वर्ग जाते हैं और अपनी माता को इनलाइटमेंट देते हैं, और फिर वापस धरती पे आते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख रखा है बुद्धा कैम टू अर्थ फ्रॉम हेवन। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और लास्ट का जो पॉइंट है वो है कुशीनगर, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है।
तो ये सारे प्लेस को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिरत्न। जैसे मैंने आपको जैनिज्म में पढ़ाया था 3 ज्वेल्स, इसी तरह बौद्धिज्म में भी 3 ज्वेल्स है, जिसको बुद्धा, धम्मा और संघा कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए और कोशिश कीजिए कि इस सारी चीज़ों को आप अच्छे से रिकॉल कर सकें, याद कर सकें। चलिए अब हम फिर से वापस इसी स्थान पे आते हैं और आगे देखते हैं। बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रूथ्स हैं। क्या है देख लेते हैं। पहला है द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, जिसको दुखा कहा जाता है। पहले मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ, फिर मैं सारा अर्थ मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा है द ट्रूथ ऑफ ओरिजिन, जिसको काउज ऑफ सफरिंग भी कहते हैं, समुदाय। द नेक्स्ट इज द ट्रूथ ऑफ सेसेशन और एंड ऑफ सफरिंग, जिसको निरोध कहते हैं। एंड देन लास्ट जो है वो है द ट्रूथ ऑफ पाथ ऑफ द सेसेशन ऑफ सफरिंग, मार्ग। कहने का मतलब है कि अगर आप इस संसार में आए हैं तो आपको दुख प्राप्त होगा। ये सच्चाई है कि आपको दुख प्राप्त होगा, ठीक है, और उस दुख का भी कोई ना कोई रीज़न होगा। तो ये जो है द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, जिसको कहा गया दुखा। द ट्रूथ ऑफ द ओरिजिन, काउज ऑफ सफरिंग, यानी कोई ना कोई काउज जरूर होगा, जिसको कहा गया है समुदाय। साथ ही बुद्धा ये भी बताया गया है द ट्रूथ ऑफ द सेसेशन और द एंड ऑफ सफरिंग, यानी जो दुख है उसका अंत भी होगा, जिसको कहा गया है निरोध। और जो दुख का अंत होगा उसका कोई ना कोई पाथ भी होगा, जिसको कहा गया है द ट्रूथ ऑफ पाथ टू द सेसेशन ऑफ द सफरिंग, मार्ग। क्लियर? ये चारों आपको समझ में आ गया। अगर आप इस संसार में आते हैं तो दुख होगा, दुख का कारण भी होगा और उसका निदान भी होगा, और उस निदान का कोई ना कोई मार्ग भी होगा। क्लियर? The path to nirvana or cessation of suffering is the noble eightfold path। अब वो क्या कहते हैं कि आपको जो मार्ग वो बताते हैं निर्वाण प्राप्त करने के लिए, इसके लिए वो टोटल 8 नोबल पाथ बताते हैं। इसको भी एक एक करके देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, पहला है राइट विजन, यानी सम्यक दृष्टि। दूसरा है राइट थाउट और एटीट्यूड, मतलब सम्यक संकल्प। राइट और होल स्पीच, अर्थात सम्यक वाका। राइट और इंटीग्रल एक्शन, सम्यक कमाते यानी सम्यक कर्म। राइट और प्रॉपर लिवलीहुड, अर्थात सम्यक आजीवन। राइट एफर्ट और एनर्जी, अर्थात सम्यक व्यायाम। राइट माइंडफुलनेस, थॉरो अवेयरनेस या सम्मा सती। और लास्ट है राइट कंसंट्रेशन और मेडिटेशन, दैट इज सम्मा समाधि। कहने का मतलब है कि आपका राइट विजन होना चाहिए, ठीक है, और जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए, जो संकल्प होना चाहिए, वो भी राइट होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं वो भी राइट और होल स्पीच, मतलब आप जो भी बोले सोच समझ के बोले, सही बोले। राइट और इंटीग्रल एक्शन, आपका एक्शन भी कैसा होना चाहिए, व्यवहार भी कुशल होना चाहिए। राइट और प्रॉपर लिवलीहुड का मतलब होना चाहिए कि आप जिस तरीके से रह रहे हैं वो जीवन भी आपका कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और एनर्जी, आपका जो एनर्जी आप लगा रहे हैं वो भी सही दिशा में होना चाहिए। और माइंडफुलनेस और अवेयरनेस का मतलब होता है कि आपकी जो समझ है वो सही होनी चाहिए। और लास्ट में है जो मेडिटेशन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन की बात करते हैं, कि ये आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आप क्या होता है कि आपकी समझ में वृद्धि होती है। तो ये सारा चीज़ बुद्धा बताते हैं। अब हम आगे देखते हैं द टीचिंग ऑफ बुद्धा फॉलो। तो देखिए, बुद्धिज़्म में एक जो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है वो द मिडिल पाथ का, यानी मध्यम मार्ग।
मतलब आपको एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जाना है, यानी आप इंजॉय भी कीजिए, मतलब आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है इंजॉयमेंट को लेके, और ना ही पेन को लेके बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होना है। ठीक है, इसके लिए बुद्धा क्या बोलते हैं कि मध्यम मार्ग होना है, यानी सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है मध्यम मार्ग। ठीक है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका क्या होना चाहिए कि आप इंजॉयमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत अधिक परेशान भी नहीं होना है, अब बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट भी नहीं करना है, बल्कि क्या होना है कि इसके बीच में रह के अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट के रूप में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द अल्टीमेट एम ऑफ द बुद्धास टीचिंग इज अटेनमेंट ऑफ निर्माणम, यानी जो भी बुद्धा अपना टीचिंग देते हैं उसका मकसद क्या है कि निर्वाण की प्राप्ति। और निर्वाण की प्राप्ति क्या है कि ये जो चक्र है, जिस चक्र में हम घूम रहे हैं, फंसे हुए हैं, उस चक्र से निकल जाना। अगर मैं आपकी तैयारी की बात करूं थोड़ी देर के लिए, कि अगर आपको थोड़ी देर के लिए बीपीएससी निकालना है तो उसके कई चक्र हैं, जैसे आप पीटी दीजिएगा, फिर मेंस दीजिएगा, फिर इंटरव्यू दीजिएगा, और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आप समझिए कि आपको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। क्लियर? अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम आगे देखते हैं। लाइक जैनिज्म, बुद्धिज्म रिजेक्ट्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास। कल ही मैंने आपको बताया था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों क्या करते हैं, वेदास की ऑथेंटिसिटी को खारिज करते हैं। ऑल्सो रिजेक्ट्स द कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल अनलाइक जैनिज्म, जबकि जैनिज्म में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे सोल का इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ सोल को ये रिजेक्ट करते हैं, बुद्धिज्म रिजेक्ट करता है। द टीचिंग्स वर rehearsed and authenticated at the first council and were divided in 3 Pitakas in 483 BC। देखिए, जो पहला काउंसिल होता है बुद्ध का, बौद्धिस्ट काउंसिल, उसमें क्या होता है कि जो भी टीचिंग्स होते हैं बौद्धिज्म को, उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। उसी को 3 पिटक कहा गया है, जो इस प्रकार से है: सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब इसमें क्या क्या है, तो जो सुत पिटक है उसमें जो भी टीचिंग है, मेन टीचिंग है, उसको यहाँ पे कंसिस्ट किया गया है। ठीक है, जबकि विनय पिटक में क्या है, कंसिस्ट ऑफ द रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, मतलब जो मॉन्क्स होंगे या बोधिसत्व होंगे, उनके लिए उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनका डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, उन चीज़ों को यहाँ पर कंसिस्ट किया गया है। और अभिधम्म पिटक जो है वो फिलॉसफी से रिलेटेड है, इज ए फिलोसफिकल एनालिसिस एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ द टीचिंग। ठीक है, जो भी टीचिंग आपको बताया गया उसके पीछे का फिलॉसफी क्या है उसके बारे में अभिधम्म पिटक में बताया गया है। ये क्लियर हो गया? अच्छा, जब हम इन लिटरेचर को देख रहे हैं तो इसके साथ साथ 1-2 लिटरेचर और है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। मैं इसको किनारे में आपको बताता हूँ। त्रिपिटकाज आपने देख लिया, इसके साथ एक है दीपावंसा और महावंसा। ये दोनों श्रीलंका से प्राप्त होता है। अच्छा, ये किस में लिखा गया है, तो ये है पाली टेक्स्ट, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दीज आर द पाली टेक्स्ट। फिर दूसरा है जातक, इसको हम इंग्लिश में जातका बोलते हैं। और ये क्या होता है, स्टोरीज ऑफ बुद्धाज प्रीवियस बर्थ। ठीक है, उसके बाद एक बुद्ध चरित्र भी है, जो कि बायोग्राफी है। बुद्धिज्म की, और इसको अस्पघोष ने लिखा है।
एक और लिटरेचर है दोस्तों, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, और ये संस्कृत में है, जिसको मिलिंद पनाहो कहते हैं। और ये है डायलॉग बिटवीन मिलिंद और नागसेन, ठीक है ना। मिलिंद, जिसको मिनांडर भी कहते हैं, एंड नागसेन। चूँकि ये इससे लिटरेचर से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पुस्तक किससे रिलेटेड है और किसने लिखा है, इसलिए मैंने आप यहाँ पे चर्चा कर दिया है, आप इसे याद कर लेंगे। आगे है 5 प्रिसेप्ट्स एंड कंसील एंड रिफ्रेन फ्रॉम देम। जैसे आप जैनिज्म में मैंने आपको बताया था 5 महाव्रत कंस्ट्रेंट, उसी तरह से यहाँ पे भी परसेप्ट्स है। पहला क्या है? पहला है वायलेंस, यानी आपको हिंसा से दूर रहना है। स्टीलिंग मतलब चोरी से भी दूर रहना है, चोरी नहीं करना है। सेक्सुअल मिसकंडक्ट, इससे भी आपको दूर रहना है। लाइंग और गॉसिप, इससे भी दूर रहना है, यानी झूठ नहीं बोलना है। टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, अर्थात जो भी चीज़ें नशा दे उससे दूर रहना है। क्लियर? यानी ये सारा चीज़ अवॉइड करना है, ये बुद्धिज्म में कहा गया है। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, बुद्धिस्ट काउंसिल को करने से पहले हम इसके आर्किटेक्चर को देख लेते हैं, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को। देखिए, जैसा कि मैंने आपको स्तूप के बारे में भी बताया था, स्तूप क्या होता है? तो स्तूप में रिलिक्स ऑफ बुद्धा और मॉन्क, अर्थात जब उनका शरीर का त्याग हो जाता है तो जो शरीर का त्याग होता है तो उसके अंश को स्तूपा के नीचे रखा जाता है। क्लियर? और यहाँ पर मैंने स्तूपा बनाया है, अब एक बार देख लेंगे। कभी कभी पूछता है कि कौन सा पार्ट स्तूपा का है या नहीं, तो ये ऊपर का पार्ट है, उसको छतरी कहते हैं या छत्र कहते हैं। इसको हर्मिका कहते हैं। और ये जो है, ये ऊपर वाले को प्रदक्षिणा पद कहा जाता है। ठीक है, ऊपर वाले को ऊपरी प्रदक्षिणा पद कहेंगे, और जो नीचे वाला है इसको निचला प्रदक्षिणा पद कहा जाता है। ठीक है, इसको मेहदी कहते हैं। ये सामने जो गेट जैसा बना हुआ है इसको तोरण कहते हैं, और ये जो शेप है वो है, उसको कहते हैं अंडा। और ये जो आप देख रहे हैं इसको वेदिका कहते हैं, यानी ये जो रेलिंग है, ये जो सामने दिख रहा है इसको वेदिका कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से चैत्या है और विहारा है। तो चैत्या जो होता था वो मॉन्क का प्रेयर हॉल कहलाता था, या फिर उसको आप रिलीजियस प्लेस भी कह सकते थे, जहाँ पे मॉन्क क्या करते थे, अपना धार्मिक कार्यों को करते थे। विहारा जो होता था वो रेस्ट प्लेस ऑफ मॉन्क्स होता था, जहाँ पे वो रहते थे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप। देखिए, जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल होता है वो राजगीर में होता है अराउंड 483 BC। ठीक है, किंग कौन होते हैं? तो किंग होते हैं अजातशत्रु, और अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? वो होते हैं महाकश्यप। इस दौरान क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस काउंसिल द टीचिंग ऑफ बुद्धास वर डिवाइडेड इनटू 3 पिटकास। मैंने आपको भी बताया सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक में डिवाइड हो जाता है। क्लियर? जो दूसरा काउंसिल है वो वैशाली में होगा, और अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कालाशोक, यानी कि यहाँ पे किंग कौन होंगे? कालाशोक, और चेयरमैन होंगे सावाकामी। यहाँ पे क्या होता है इसको मैं बता दूँ। यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको बताया था, मॉन्क को जीवन यापन करने के लिए कुछ रूल्स और डिसिप्लिन को बनाया गया था। ठीक है,
तो यहाँ पे अब ये डिवीज़न हो गया रूल्स और डिसिप्लिन को लेके कि किसको कौन सा रूल मानना है नहीं मानना, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीज़न हो जाता है, एक हो जाता है महासंघिका और दूसरा कहलाता है थेरावर्दी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जो तीसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल होता है वो होता है पाटलिपुत्र में 250 BC में, और इस समय किंग होते हैं अशोक, द ग्रेट अशोक, और अध्यक्षता कर रहे होते हैं मौग्लीपुत्र तिष्य, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, कंपाइलेशन होता है अभिधम पिटक का, ठीक है। और जो अंतिम और फोर्थ और अंतिम बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कुंडलवन में होता है 72 AD में। देखिए ये तीनों कहाँ पे हो रहा था, बिहार में, जबकि कुंडलवन ये कश्मीर का पार्ट है, ठीक है। और उस समय किंग होते हैं कनिष्क और चेयरमैन वसुमित्रा। यहाँ पे क्या होता है, बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट, नेमली महायान और हिनयान। यानी फाइनली बुद्धिज्म 2 भाग में, 2 सेक्ट में डिवाइड हो जाता है, एक महायान कहलाता है, एक हिनयान कहलाता है। अभी हम दोनों को आगे पढ़ेंगे। इसको कैसे करना है, तो एक छोटा सा ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। आप इसको ऐसे याद करें, RB पिक्के एक, ठीक है। RB पिक्के एक, यानी R से राजगीर, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र, K से कुंडलवन, यहाँ पे A से अजातशत्रु और K से कालाशोक, फिर A से अशोका और K से कनिष्का। तो ये आप याद कर लेंगे। आगे देखते हैं डिफरेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। अभी मैंने बताया कि जो फोर्थ काउंसिल होता है उसमें बुद्धिज्म 2 भाग में विभाजित हो जाता है, महायान और हिनयान। जो महायान है वो अपने आप को ग्रेटर व्हीकल कहते हैं, ठीक है। ग्रेटर व्हीकल करने का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे कुछ चेंजेज आता है, और जो ओरिजिनल स्कूल होता है उससे ये डिफरेंट हो जाता है, यानी इसको हम मॉडर्न स्कूल कह सकते हैं। इट बिलीव्स इन द हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा एंड आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वाज एम्बॉडिंग बुद्धा नेचर। कहने का क्या मतलब है कि ये बुद्धा जो हैं उसके ईश्वर वाले रूप को मानना शुरू कर दिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, मूर्ति पूजा भी करना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप समझिए, एक तो कि वो ईश्वर का रूप समझ रहे हैं और आइडल वर्शिप कर रहे हैं, ये एक डिफरेंस हो गया। द महायाना फॉलोअर्स बिलीव इन आइडल और इमेज वर्शिप ऑफ बुद्धा, ठीक है, क्लियर। और इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। वज्रयान क्या है, महायान का ही सबसेक्ट है, इसकी भी चर्चा आगे मैं करूँगा। और इसका ओरिजिन होता है नॉर्दर्न इंडिया और कश्मीर में, बाद में ये फैल जाता है। और आप देखेंगे कि जो इंडिया है उसका नॉर्थ वाले पार्ट में ये फैला हुआ है, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, मंगोलिया, चाइना, भूटान, तिब्बत, ठीक है ना। अब हम दूसरा स्कूल देखते हैं जो कि हिनयान है। हिनयान को लेसर व्हीकल भी कहा गया है, ठीक है, यानी ये ओल्ड स्कूल के, इनको आप ओल्ड स्कूल कह सकते हैं। बुद्धिज्म का जो ओल्ड स्कूल है उसको वो हिनयान को कह सकते हैं आप। इट बिलीव्स इन द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा और डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर्स, मोर ऑफ एन ऑर्थोडॉक्स स्कूल, क्लियर। यानी जो बुद्धाज की वास्तविक टीचिंग थी उसको ही वे फॉलो करते हुए आ रहे थे। इट डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। ये क्या बिलीव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आइडल वर्शिप पे, ओरिजिनल टीचिंग पे बिलीव कर रहे हैं।
and tries to attain individual salvation through self-discipline and meditation. Clear? Theravada is a Hinayan sect और स्थविरवादा। देखिए जिस तरीके से इसका सबसेक्ट हमने पढ़ा उसी तरह से थेरावाद जो है वो हिनायन का सबसेक्ट है जिसको स्थविरवाद भी कहा जाता है और इसकी लैंग्वेज है पाली लैंग्वेज। तो ये बेसिक डिफरेंस था हिनायान और महायान में। अब हम थेरावाद को पढ़ते हैं। थेरावाद बुद्धिज्म जो है इट इज़ द मोस्ट एंशियंट ब्रांच ऑफ एक्सटेंट बुद्धिज्म टुडे। इट रेफर्स टू द स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्क्स। ठीक है, इट रिमेन क्लोजेस्ट टू द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। अभी मैंने आपको बताया कि थेरावाद जो है वो हिनयान का सेक्ट है, यानी जो हिनयान है उसी से मिलता जुलता ये थेरावाद भी होगा। तो जल्दी जल्दी से देख लीजिए ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा, और ये श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में ये फैलता है। ठीक है, और डोमिनेंट कहाँ पे हुआ तो कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका। ठीक है, और पाली इसकी सेक्रेट लैंग्वेज है। क्लियर हो गया ये? तो हम आगे बढ़ते हैं और वज्रयान को देख लेते हैं जल्दी से। वज्रयान को तांत्रिक बुद्धा भी कहा जाता है। यानी यहाँ पे ये क्या होगा, ये तंत्र मंत्र वाला चीज़ आपको देखने को मिलेगा। वज्रयान का मतलब क्या होता है? द व्हीकल ऑफ द थंडरबोल्ट। जब आप देखते हैं ना बारिश के समय थंडरबोल्ट आता है तो वज्र की तरह वो फैलता है, उसी को कहते हैं द व्हीकल ऑफ द थंडरबोल्ट, ऑल्सो नॉन एज तांत्रिक बुद्धिज्म। द मेन डेटी इज लेडी तारा। इसकी फिलॉसफी महायान से मिलती जुलती। बिलीव्स इन तंत्रास, मंत्रास, यंत्रास, सुपरिटी। ठीक है ना? डेवलप इन अराउंड 900 सी यानी एडी, ग्राउंडेड ऑन एजोटेरिक एलिमेंट्स एंड वेरी कम्प्लेक्स सेट ऑफ रिचुअल्स। यानी मतलब बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी आ गया था रिचुअल्स में। कंट्रीज़ जो हैं जो इसको फॉलो करते हैं वो है तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और कलामिकिया। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो देखिए बोधिसत्व कौन थे? तो बोधिसत्व को माइनर गॉड्स ऑफ बुद्धिज़्म कहा गया है। यानी उनको वो सारा इनलाइटमेंट प्राप्त था जिससे वो निर्वाण की तरफ पहुंच सकते थे। ठीक है ना? यानी वो क्या थे, आपको सही पाथ दिखलाने के लिए थे बोधिसत्व। क्लियर हो गया? पद्मपाणि एक बोधिसत्व हुए जिनको अवलोकितेश्वर भी कहा जाता है, और इनकी जो मूर्ति है ना वो अजंता केव्स में मिलता है। ठीक है, इनके क्या है, एक हाथ में लोटस है, कमल है। दूसरा जो पॉइंट है वो है मैत्रेय। मैत्रेय मतलब ये वैसे बुद्ध हैं जो अभी आने बाकी हैं, यानी इनको हम लोग नेक्स्ट बुद्धा कह सकते हैं। ठंगका पेंटिंग्स जो है ये स्क्रॉल पेंटिंग्स होता है। ठीक है, अभी ये असम साइट्स में आपको देखने को मिलेगा। और परामिताज कौन होता है? देखिए परामिताज का मतलब होता है परफेक्शंस। ठीक है ना? यानी आपको अगर बोधिसत्व बनना है तो आपको क्या करना होगा, अपने अंदर परफेक्शंस लाना होगा। ठीक है, तो आप जो बोधिसत्व का पाथ है उसके ऊपर आप चल सकते हैं। क्लियर? तो ये लेक्चर्स था आज का, और कुछ क्वेश्चंस भी थे, उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। चलिए, souls are not only the property of animal and plant life but also of rocks, running water and many other natural objects not looked on as living by other religious sects. अब इसमें पूछा है कि the above statement reflects one of the core beliefs of which one of the following religious sects of ancient India.
अच्छा, कल मैंने आपको जैसे बताया था कि जैसे ही आपको सोल देखने को मिले तो आपको किधर झुकना है, जैनिज्म की तरफ झुकना है। तो बहुत ईजी हो गया आपके लिए आंसर करना, इसका आंसर क्या होगा, जैनिज्म। आगे देखते हैं कि 2 ग्रेट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला वर पैट्रोनाइज्ड बाय द, देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, तो मैं आगे जब आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा कि ये विक्रमशिला तो धर्मपाल इसका संरक्षण करते हैं, और जो पाल वंश है ना वो बौद्धिज्म को मानने वाले हैं। तो अच्छा, यहाँ पे देखिए पाला है, तो चूँकि यहाँ पे बुद्धिस्ट से जुड़ा हुआ था इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठा लिया था। आंसर क्या हो जाएगा, पालाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीफ्स ऑफ बुद्धिज्म? वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, पीपुल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर, इफ डिजायर्स आर कंकर्ड nirvana will be attained, the existence of God and soul must be recognized। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क तो के तौर पे दे रहा हूँ। जो आज लेक्चर मैंने पढ़ाया है उसमें से आपको ढूंढना है इसका आंसर। क्लियर? और नेक्स्ट लेक्चर में या तो मैं इसका आंसर दे दूंगा या फिर आप कमेंट में लिखिएगा, मैं वहाँ पे आके आंसर दे दूंगा। क्लियर? ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको होमवर्क दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ जैन वाज, कल मैंने आपको बताया था जो ऋषभ देव थे वो पहले तीर्थंकर थे। इसका भी आंसर आप कर सकते थे, मैं आपको बता दिया। द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच्ड, इसका भी आंसर आप दोगे। हालांकि इसमें एक ही है जो कि पाली दिख रहा है, बाकी तो है नहीं। प्राकृत तो दिया ही नहीं है, संस्कृत दिया ही नहीं है, तो आप आराम से इसको पकड़ लीजिएगा। पाली मैं ही आंसर कर देता हूँ। आई थिंक अब सारे क्वेश्चन हाँ खत्म हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, अब इसे करेंगे, मैं डिस्कस कर दूंगा और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। और उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।